नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षा में कक्षा सप्तमी के सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के वीडियो में हम हमारा अतीत सेकंड जो है उसका पार्ट 2 नए राजा और उनके राज्य, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो हम 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में जाते हैं तो भारतवर्ष के में वर्तमान में जैसी अभी शासन व्यवस्था है, एक हमारी केंद्र सरकार है, बाकी सब भारत में राज्य सरकारें हैं। ऐसी पहले व्यवस्था नहीं थी। उस समय सभी राजाओं के राज थे, राजवंश चलते थे। तो 7वीं से 12वीं शताब्दी से ऐसे विभिन्न राजवंशों का भारतीय उपमहाद्वीप में शासन व्यवस्था थी। आप मानचित्र में देखेंगे तो बहुत सारे राजवंश दिखाई दे रहे हैं। अब उन राजवंशों की सीमा रेखा भी देख रहे हैं। इन राजवंशों को वर्तमान के राज्य के अंदर भी हम देख सकते हैं। जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश, ये बहुत बड़ा एक राज्य था जो राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में लगा हुआ है। ऐसी एक राष्ट्रकूट राजवंश था जो महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में, कर्नाटक के उत्तरी भाग में यहाँ पर था। ऐसे आप देख रहे हैं एक चेर राजवंश था जो केरल में था। पांड्यन है, ये तमिलनाडु में था। ऐसे एक आप देखते हैं पूर्वी भाग में पाल राजवंश था, ये जो आज बंगाल का, बांग्लादेश ये जो इलाका है यहाँ पर भी था। ऐसे अलग अलग राजवंशों के अनुसार उनकी शासन नीतियाँ थी। ये ऐसे 7वीं से 12वीं शताब्दी तक ऐसे बहुत सारे राजवंश और बहुत सारे राज्य भारत में स्थापित थे और उनके अलग अलग शासन व्यवस्था थी। अब हम ये समझेंगे कि ये शासन व्यवस्था में नए राज्य और कैसे बने, कैसे बनते थे। जैसे हमने सुना है कि राजा का बेटा ही राज्य बनेगा, क्षत्रिय ही राज करेगा, ऐसा प्राचीन काल में नहीं था। तो कई लोग क्षत्रिय नहीं थे, वो भी उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। तो पहले हम ये समझेंगे कि नए राज्यों का निर्माण कैसे होता है। तो आपको देखा होगा कि जो राजा होता था उसकी शासन व्यवस्था को संभालने के लिए, उनके सेवक के लिए बहुत सारे लोग होते थे। जैसे एक बहुत बड़े बड़े जो भूस्वामी होते हैं, जिनके पास बहुत बड़ी जमीन होती है, ऐसे भूस्वामी भी और राजा के सेवक में होते थे। बड़े बड़े सामंत होते थे। तो राजा उनको महंत या सामंत, बड़े बड़े शक्तिशाली लोग या बड़े बड़े भूस्वामी, इनको राजा की आवश्यकता होती थी और राजा उनको मातहत या सामंत के रूप में उसको बोलते थे, सामंत बनाते थे, राजा के अंडर में जो काम करता है। और ये सामंतों का काम क्या था? राजा को टैक्स इकट्ठा करके देना, उनकी सैनिक सहायता देनी, उनको उपहार लाकर भेज देना, और जब जब बुलाए तो दरबार में हाजिर हो, उपस्थित हो, वो दरबारी भी कहलाते थे। तो ये सभी सामंत राजा के अंतर्गत इस प्रकार काम करते थे। दरबार में हाजिर लगाना है, उनको विभिन्न उपहार देने हैं, उनको टैक्स देना है, ऐसे ये सामंत और महंत काम करते थे। लेकिन ये जैसे जैसे उनकी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ता गया तो उन्होंने और अपने राजा की अधीनता को स्वीकार करने का इनकार कर दिया। जैसी उनकी ताकत बढ़ती थी, उनको लग रहा था कि अब हम राजा से बड़े हो गए। किसके आधार पर? सैनिक ताकत के आधार पर, धन के आधार पर। तब वो राजा को ही चुनौती दे देते थे और उस राजा के अंदर में काम करना मना कर देते थे और उनको हरा करके और अपना राज्य स्थापित कर देते थे। इसका हम एक उदाहरण समझते हैं। दक्षिण भारत के अंदर और राष्ट्रकूटों का उदय हुआ। तो ये राष्ट्रकूट एक वंश है। इस वंश का एक प्रधान था दंती दुर्ग। ये दंती दुर्ग है, वहाँ कर्नाटक में, महाराष्ट्र के बॉर्डर पर एक वंश था, चालुक्य वंश, उसके अधीन नौकरी करते थे, ऐसे सामंत थे। लेकिन जैसे ही दंती दुर्ग को लगा कि मैं चालुक्य राजा से शक्तिशाली हूँ, तो उन्होंने उसको युद्ध में हरा दिया। अब वो क्योंकि क्षत्रिय नहीं था, राजपूत नहीं था, तो राजा बन सकता था। जैसे आज की हम धारणा सुनते हैं कि राजा वही बनेगा जो क्षत्रिय होगा, उसमें ऐसा नहीं। वो ब्राह्मण वर्ग के थे
लेकिन उन्होंने राजा बनने के लिए एक प्रक्रिया होती है, उसको बोलते थे हिरण्यगर्भ अनुष्ठान। हिरण्यगर्भ इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है सोने का गर्भ, इन सोने के गर्भ से जो पैदा होता है। इसके लिए क्या होता है, ब्राह्मण है एक बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान का आयोजन करते हैं, यज्ञ वगैरह, इसको बोलते हैं धार्मिक कर्मकांड। अनुष्ठान को धार्मिक कर्म कांड, वो धार्मिक कर्म कांडों का आयोजन करके और हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करता था। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान अगर ब्राह्मण के द्वारा संपन्न किया जाता है तो ये माना जाता था कि वो क्षत्रियत्व धारण कर सकता है, यानी वो क्षत्रिय बन सकता है। तो ये एक नए राज्य उदय होने का प्रक्रम हम दक्षिण भारत में, और राष्ट्रकूटों का उदय कैसे हुआ ये सब। चालुक्य राजाओं को हराया, जब उनकी ताकत बढ़ गई, फिर उन्होंने हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया और उसके आधार पर उन्होंने अपने आप को एक नया राज्य स्थापित किया जो राष्ट्रकूट राज्य कहलाता है। लेकिन आपने देखा होगा कई ऐसे भी हैं जो राजपूत परिवारों में से नहीं थे, उद्यमी परिवारों में थे। उद्यमी के मतलब व्यापार करने वाले, उन लोगों ने भी राज्य स्थापित किया। जैसे एक कदम मयूर शरणम और गुर्जर प्रत्याहार। कदम्ब, मयूर शरणम और गुर्जर प्रत्याहार ये हरिश्चंद्र ब्राह्मण कुल के थे, लेकिन इन्होंने राज्य स्थापित किया। गुर्जर प्रत्याहार का हमने देखा कि राजस्थान की पूरी राजस्थान में उत्तर प्रदेश के भागों के अंदर यहाँ गुर्जर प्रत्याहार एक बहुत बड़ा राज्य स्थापित किया। लेकिन वो पहले क्या थे, ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों में क्या काम करते थे, व्यापारी थे। लेकिन व्यापारियों में भी इस प्रकार की ताकत और सामर्थ्य बढ़ जाती है, वो भी राज्य स्थापित करते थे। केवल क्षत्रिय नहीं, केवल सेना में काम करने वाले नहीं, कोई भी व्यक्ति अपनी ताकत बढ़ाता है तो राजा को हरा करके और अपना राज्य स्थापित कर सकता है। जैसे गुर्जर प्रत्याहार के लोगों ने किया, पहले व्यापारी थे, लेकिन जैसे इनकी क्षमता बढ़ी, ताकत बढ़ी, तो इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर दिया। कदम्ब मयूर शरणम ये दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण वर्ग के थे, लेकिन इन्होंने भी अपना राज्य स्थापित किया। तो इस प्रकार कर्नाटक में और राजस्थान में ये कदम मयूर शरणम कर्नाटक में और गुर्जर प्रत्याहार ये राजस्थान में इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। लेकिन ये कौन थे, ये ब्राह्मण थे। इस प्रकार हमने देखा कि नए राज्य स्थापित होने के लिए क्षत्रिय होना आवश्यक नहीं। जैसे राष्ट्रकूट क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन उन्होंने हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करके क्षत्रिय तो प्राप्त कर लिया। ऐसे गुर्जर प्रत्याहार और कदम मयूर शरणम ये हरिश्चंद्र ब्राह्मण कुल के थे, लेकिन इन्होंने भी अपने आप को अपना राज्य स्थापित किया। अभी राज्य स्थापित समझ में आ गए, नए नए राज्य कैसे बन गए। तो सामंत ये जो शक्तिशाली होते थे, राज्यों को हरा करके अपना राज्य स्थापित कर लेते थे। इस प्रकार 7वीं शताब्दी में नए राज्यों का बहुत सारे और प्रादुर्भाव हुआ। अब ये सभी राजा कोई अपने अपने आप को बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बोलता है, त्रिभुवन चक्रवर्ती, इन 3 लोगों का स्वामी। कोई महाधीराज बोलता है, राजाओं को ही राजा। इसका मतलब महाधीराज राजा के अंदर में और भी बहुत सारे राज्य होंगे, राजा होंगे, उन सबके ऊपर महाराज जाए। तो ऐसे जो बड़े बड़े राजा थे वो अपने आप को महाधीराज, महा चक्रवर्ती, सम्राट, ऐसे त्रिभुवन चक्रवर्ती, ऐसे उपाधियों से अलंकृत करते थे। उपाधि उनको ही मिलती थी जो इतना बड़ा विशाल साम्राज्य है। तो उसके लिए शासन व्यवस्था संभालनी पड़ती थी। तो राजा तो अकेला नहीं काम कर सकता। कोई महाराजा धीराज है, राजाओं का भी राजा है, उसका बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य है, उस पर वो अकेला शासन नहीं कर सकता। इसके लिए वो किसानों से, व्यापारियों से, सामंतों से, ऐसे सामाजिक संगठनों से सबका सहयोग लेते हुए अपने शासन व्यवस्था संभालता था। और इन सभी संगठनों के साथ में सत्ता की साझेदारी करता था। इनके राज्य में जितने भी उत्पादक थे, जितने भी किसान थे, जितने भी पशुपालक थे, जितने भी व्यापारी थे, इन सब से उनका सत्ता में किसी न किसी प्रकार से जुड़ाव रहता था। और उसके लिए शासन व्यवस्था कैसे चलती थी, एक तो हमने समझा कि ये राजा है, समाज के सभी वर्गों का सहयोग लेकर के शासन व्यवस्था को संभालते थे। अब इस शासन व्यवस्था को संभालने के लिए उनको धन की आवश्यकता होती थी। तो धन कहाँ से प्राप्त होता था, तो धन ये सभी उस राज्य में रहने वाले लोगों से लगान के रूप में वसूल करते थे, टैक्स के रूप में। चाहे उत्पादक है,
चाहे किसान है, चाहे पशुपालक है, किसी न किसी प्रकार का उनकी आमदनी का एक हिस्सा वो राजा को जमा करवाते थे। और इससे राजा की आमदनी, उनका कोष ये इकट्ठा होता था और इस धन का वो उपयोग विभिन्न कामों में लेता था। जैसे उनको बहुत बड़े बड़े दुर्ग बनाने, तो ये जो लगान आता था वही उनका आमदनी का स्रोत था, सभी राजाओं के आय का स्रोत, क्योंकि वो सारी जमीन का मालिक भूस्वामी राजा स्वयं होता था, इसलिए वो सबसे टैक्स लेने का अधिकृत होता था, सबसे टैक्स लेने का वो अधिकारी है, ऐसा सब लोग राजा को मानते थे। ये जमीन का मालिक है, इस जमीन पर अगर उनको उद्योग चलाते हैं, किसान खेती करता है, पशुपालन करता है, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये टैक्स लेकर के आमदनी बढ़ाते थे और इस आमदनी के द्वारा वो अपने और राज्य की शासन व्यवस्था को चलाते थे। जैसे मंदिर बनाने, सार्वजनिक कोई काम करता है तो काम का पैसा कौन देता था? ये राजा देते थे। तो राजा कहाँ से लेता था? ऐसे टैक्स से लेता था। तो मंदिर बनाने, बहुत बड़े बड़े किले बनाने या कोई सार्वजनिक स्थानों पर सेवा कार्य करना है या कोई बहुत बड़ा युद्ध लड़ना है, युद्ध के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होनी थी, तो युद्ध पर बहुत बड़ा धन खर्च होता था, शस्त्र चाहिए, घोड़े, रथ वगैरह चाहिए, तो ये सारे टैक्स लेते थे। अब युद्ध लड़ने के पीछे उसका एक भाव और था, एक तो अपने राज्य का विस्तार करना, दूसरा उससे लूट से बहुत सारा धन मिलता था, जितना युद्ध करेगा उसको उतना अधिक धन प्राप्त होगा। इस दृष्टि से और राजा अपने ये युद्ध भी करते थे। युद्ध करने से एक और उनको फायदा था, उनको व्यापारिक मार्गों की संभावना बढ़ती थी। यानी उनका मान लो किसी दूर से पड़ोस के राज्य पर युद्ध करके उसने अपना नियंत्रण में ले लिया, उस राज्य में वो अपना व्यापार भी कर सकते हैं, माल लाने ले जाने में कोई लूट खसोट नहीं हो सकती। तो व्यापारिक मार्ग, किसी स्थान पर जाने हैं, मान लो बीच में वो राज्य पड़ता है तो वो माल लूट सकते हैं, वो भी टैक्स ले सकते हैं। अगर उसको माल दूसरे देश में ले जाना है और इस देश में से होकर के जाना है तो वो उसको राज्य को अपने अंडर में लेना पड़ेगा। इसलिए ये सब युद्ध करते हैं, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, व्यापारिक मार्ग बनाने के लिए और अधिकतम धन प्राप्त करने के लिए। तो युद्ध में धन खर्च होता था, तो युद्ध में बहुत सारे लूट में उनको धन मिलता था, वो उनके कोष मिल जाता था। इस प्रकार ये सभी अपनी शासन व्यवस्था को संभालते थे। वर्तमान की शासन व्यवस्था और पुराने समय की शासन व्यवस्था में अंतर समझेंगे, उससे पहले एक बात और समझेंगे, ये जो धन प्राप्त करते थे लगान के रूप में, तो लगान के लिए उनको अधिकारी चाहिए, कर्मचारी होते ना, ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति राजा और बहुत बड़े, जिसको प्रतिष्ठा परिवार बोलते हैं, कुलीन वर्ग बोलते हैं, संपन्न वर्ग बोलते हैं, उनमें से ही उनको और वो धन इकट्ठा करने के लिए, लगान लेने के लिए अधिकारी नियुक्ति करते थे। और ये वंशानुगत होते थे। अगर उनके पिताजी ये लगान वसूली के काम कर रहे हैं, उसका बेटा करेगा, बेटे के बाद में उसका पोता करेगा, ये वंशानुगत पद होता है। सेना में भी ऐसे थे, सेना में भी राजा अपने सेनापति बनाता था तो बहुत विश्वसनीय आदमी को या अपने निकटतम संबंधी को बनाता था। तो ये लगान वसूली के अधिकारी या सेना में ये सभी और वंशानुगत होते, योग्यता के आधार पर नहीं। लेकिन वर्तमान की शासन व्यवस्था में ये हम देखते हैं, ये अंतर है। आज सेना में कौन जाएगा, अफसर कौन बनेगा? जो योग्य व्यक्ति है, उसकी परीक्षा होती है। आज वित्त व्यवस्था का जो काम देखता है तो उसके लिए कौन अधिकारी होंगे, तो सरकार उसकी नियुक्ति करती है, योग्यताएं परख करके करती है। लेकिन उस समय ऐसे योग्यताओं का मापदंड नहीं था, वंशानुगत था। उसके बेटा, अगर पिता ये काम करता है उसका बेटा भी यही काम करेगा, चाहे उसमें योग्यता है या नहीं। तो अभी की शासन व्यवस्था में ये अंतर है। अभी भी शासन व्यवस्था टैक्स के द्वारा धन इकट्ठा करती है, वो भी ऐसे ही करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुराने राज्यों का उदय, उनकी शासन व्यवस्था इस प्रकार चलती थी। अब एक आता है प्रशस्ति और भूमि अनुदान। ये प्रशस्ति समझना है। ये जो प्रशस्ति है वो एक ब्यौरा, उसको भी लिखता है, और उस ब्यौरा में क्या होता है, जिसमें किसी राजा की महिमाओं का वर्णन किया जाता है, ब्राह्मणों द्वारा लिखा जाता है। विद्वान जो ब्राह्मण होते हैं वो प्रशस्ति लिखते हैं, वो राजाओं की महिमा में गुणगान करते हैं। ये शब्द सत्य होना भी जरूरी है। प्रशस्ति में जो लिखा हुआ है वो शब्द सत्य है, ये आवश्यक नहीं है, बड़ा चढ़ा करके भी लिख सकते हैं। तो ये जैसे जैसे विद्वान ब्राह्मणों को राजा समझ में आया
ये राजा से उनकी जो अपेक्षा थी प्राप्त करनी है तो उनको बड़ा चढ़ा के भी लिखते थे। ऐसा जो लिखने का क्रम था उसको बोलते प्रशस्ति। अब ये धातुओं पर लिखते थे, कहीं पत्थरों पर लिखते थे, उसमें पुस्तकें नहीं होती थी। तो उनकी प्रशंसा के अंदर जो स्तुति लिखी जाती है उसको बोलते हैं प्रशस्ति। किसी राजा की प्रशंसा में जो वाक्य लिखे जाते हैं, जो लिखा जाता है उसको प्रशस्ति बोलते हैं। लिखता कौन है? उस राज्य के विद्वान ब्राह्मण। किसके बारे में लिखते हैं? राजाओं की प्रशंसा के बारे में लिखते हैं, उसको महिमा मंडित करते हैं। तो महिमा मंडित में सबकी सब बातें सही होना जरूरी नहीं, तो प्रशस्ति में सब बातें सही नहीं हो सकती। जैसे वो शासक अपने आप को कैसे दिखाना चाहता है? दानवीर दिखाना चाहता है, वीर योद्धा दिखाना चाहता है, या शूरवीर दिखाना चाहता है। जैसा वो चाहता है वैसे उसके विद्वान उसका वर्णन करते हैं। कोई अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा दिखाना चाहते हैं तो प्रशस्ति लिखने वाले विद्वान प्रशस्ति में ऐसे उनके युद्ध के और बहुत बड़े कौशल का प्रदर्शन करते हैं, शूरवीरता का बखान करते हैं। कोई दानवीरता का अपना प्रदर्शन करना चाहता है तो प्रशस्ति में वो ब्राह्मण उसको दानवीरता का और दान करते हुए दिखाता है, अधिकतम दान देता है। ऐसे ये प्रशस्ति ब्राह्मणों द्वारा राजाओं की प्रशंसा में लिखी जाती है। अब राजा लोग ब्राह्मणों को भूमि दान में देते थे और भूमि दान में देकर के उसको पुरस्कृत करते थे। जब ये ताम्रपत्र लिखते थे, नहीं ये राजा जो ब्राह्मण जो है प्रशस्ति लिखते थे राजाओं की, तो उस प्रशस्ति पत्र से अगर प्रसन्न हो जाते तो उस ब्राह्मण को राजा भूमि अनुदान देता है। और भूमि अनुदान देने के लिए वो ताम्रपत्र में लिख के देता है। तांबे की जो प्लेटें होती है, जैसे आप चित्र में देखेंगे, ये ताम्र प्लेटों में संस्कृत में और तमिल में लिखा हुआ है और इसके ऊपर राजा की मोहर भी लगी हुई, जिससे प्रमाणित होता है कि राजा की ओर से दिया हुआ, और उस पर जमीन पर फिर दूसरा कोई अधिकार नहीं कर सकता। यानी वो ताम्रपत्र है, राजा की मोहर लगा हुआ। जैसे आज हम कोई पत्र लिखते हैं उसमें प्रधानाचार्य की मोहर लगी, इसका मतलब वो सत्यापित और प्रमाणित पत्र है। ऐसे ही उस समय भूमि अनुदान के जो आदेश होते थे उसको राजा ताम्रपत्र, तांबे के ऐसे पत्र बना करके और उस पर लिखते थे। अपनी भाषा में, संस्कृत में लिखो, तमिल में लिखो, उस पर राजा की मोहर होती थी, जिससे वो प्रमाणित होता था। अभी आप चित्र देख लो, विभिन्न ताम्रपत्रों का संग्रह है जो एक जगह टांगे गए हैं। तो ऐसे ये ताम्रपत्र ब्राह्मणों को भूमि अनुदान के रूप में देते थे। एक संस्कृत के बहुत बड़े महान कवि हुए कल्हण 12वीं शताब्दी में, उन्होंने भी राजाओं के बारे में लिखा। जैसे कश्मीर के राजा का उन्होंने बहुत बड़ा वर्णन किया है अपनी पुस्तक में। और जो कल्हण ने बहुत बड़ा संस्कृत काव्य लिखा है, ग्रंथ लिखा है, इसके लिए कश्मीर के राजा का उसमें वर्णन किया है। उसके लिए उनको जो वृत्तांत लिखने के लिए कुछ कुछ स्रोत चाहिए, कहीं कहीं से उन्होंने लिया होगा, तो उसमें शिलालेख होते हैं, उसमें दस्तावेज होते हैं, कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन सुनते हैं और कुछ अन्य इतिहासों के ऐसे अनेकों उनको प्रमाण मिलते हैं। कल्हण को लिखने के लिए और शिलालेख मिले, कुछ रिकॉर्ड में दस्तावेज मिले, उस राजा से प्रत्यक्ष जिनका संबंध संपर्क था, राजा के बारे में जानकारी थी, उनसे उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शनों का वर्णन भी सुना। ऐसे इन सब बातों को लेकर के उन्होंने एक बहुत बड़ा साहित्य लिखा संस्कृत में, कश्मीर के राजा का वर्णन किया। और उनके नीतियाँ, उनके शासन करने की पद्धति, उसकी उसमें आलोचनात्मक वर्णन दिखाई देता है। प्रशस्तियाँ जो होती है उसके द्वारा लेखक और वो अक्षर शास्त्रों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचना भी कर सकते हैं। तो प्रशस्ति के अंदर प्रशंसा भी होती है, कभी कभी आलोचना भी हो सकती है, दोनों बातें हो सकती है। तो इस प्रकार ऐसे ही कल्हण के द्वारा संस्कृत ये जो काव्य था ये एक असाधारण ग्रंथ था जो कश्मीर के राजा के बारे में होती है। इस प्रकार की प्रशस्ति, भूमि अनुदान, नए राज्य कैसे बनते हैं और उनकी शासन व्यवस्था कैसे चलती है, कौन कौन से 12वीं 7वीं से 12वीं शताब्दी तक राज्य थे, इसके बारे में आज हमने समझा है। और इससे संबंधित मैंने आपको 5 प्रश्न जानकारी दिए हैं।
आपको PDF भेजेंगे इन सारे बिंदुओं का, उन बिंदुओं को समझ करके और उसके प्रश्न आप बिना देखे स्वयं लिख सकते हैं। तो प्रयास कीजिए कि जो गृह कार्य में प्रश्न दिए हैं वो प्रश्न आप और PDF के ये जो बिंदु है, बिंदु को समझ कर करेंगे। किताब पासबुक खोलने की जरूरत नहीं है, तब हम समझेंगे। आज का ये वीडियो आपको समझ में आया है। आगे की वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय भारत।